हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। 22 अगस्त की क्लास है। पावर प्ले द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल है और आर्टिकल लिखा गया है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे। हाइड्रो पावर होती है पानी से बिजली बनाने का जो है प्लांट। इन प्लांट्स की वजह से बिजली तो हमें मिलती है, लेकिन इनकी एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत बड़ी है, जो आप वायनाड में, कभी जोशीमठ में, कभी जो है पहाड़ों में उत्तराखंड में देखते हैं। तो दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाया जाए इस आर्टिकल में देखेंगे। चलिए, इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है, शुरू करेंगे अपने क्विज़ के साथ में। दीज आर योर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को कब अटेम्प्ट करना है? क्लास के लास्ट में करना है। जो भी आप पढ़ोगे क्लास में इन क्वेश्चंस पे अप्लाई होगा। अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो 8-9 नंबर आपको 9 में से मिल जाएंगे। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाते हैं आपको क्वेश्चंस के। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। कह रहा है जी पावर प्ले। देखिए, पावर का मतलब होता है ताकत, लेकिन इकोनॉमिक लैंग्वेज में पावर का मतलब होता है बिजली। पावर सेक्टर आपने सुना होगा। पावर में बहुत कंपनियां भी हैं, अडानी पावर, टोरेंट पावर। कह रहा है जी बिजली का जो सेक्टर है, पावर का जो सेक्टर है, उसका खेल, उसका प्ले कैसा है, मतलब इस सेक्टर के अंदर क्या क्या खेल होते हैं, ऐसा समझो। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। कह रहा है जी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मस्ट फैक्टर इन द एनवायरमेंटल कॉस्ट टू। जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो क्या होता है? जल, पावर मतलब बिजली, पानी से बिजली बनाने का जो प्लांट है। कह रहा है ये प्रोजेक्ट्स जो हैं इनको फैक्टर इन करना ही चाहिए अपने कंसीडरेशन में, अपनी कैलकुलेशन में ले ही लेना चाहिए प्रोजेक्ट की एनवायरमेंटल कॉस्ट को भी। तो ऐसा नहीं है आपने प्रोजेक्ट बना दिया, 200 मेगावाट बिजली बनेगी यहाँ पे रोज़, और आपको लग रहा है कि ये इतना खर्चा हुआ बनाने में और इतना पैसा मिलेगा बिजली को बेच के, तो आपका ये जो है ऐसे इकोनॉमिक्स नहीं चलेगी। इस प्रोजेक्ट के बनने से आसपास के लोगों को नुकसान होगा, वहाँ की ज़मीन खराब होगी, कभी लैंडस्लाइड होंगी, लोगों के घर टूटेंगे, जान जाएगी। तो ये एनवायरमेंटल कॉस्ट भी आपको प्रोजेक्ट की कॉस्ट में कैसे भी करके ऐड कर देना है, और फिर आपको देखना है प्रोजेक्ट बनाएं या ना बनाएं। चलिए, होपफुली मैंने क्लियर कर दिया आपको क्या कहना चाह रहा था। प्रोजेक्ट्स सब्जेक्ट है, मस्ट फैक्टर इन इसकी वर्ब है। फैक्टर इन करना एक फ्रेजल वर्ब अंग्रेजी में, इसका मतलब होता है चीज़ों को कंसीडरेशन में, कैलकुलेशन में लेना। अभी डिटेल में फ्रेजल वर्ब मैं आपको वोकैब शीट में करवाऊंगा। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं वोकैब शीट की तरफ। 5 वर्ड्स इस आर्टिकल में से हम अलग करेंगे और उनको शुरू में देख लो, मोटे मोटे वर्ड्स हैं, ताकि आर्टिकल को स्मूथली पढ़ सको। क्लासेस का बेनिफिट आपको लगता है, ज़रूर से इसको एक लाइक दें। आपके लाइक की वजह से ही इन क्लासेस को रोज़ लाया जा सकता है। आपके प्यार पे ये चैनल चल रहा है। अगर आप एक एस्पायरेंट हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं अपनी इंग्लिश को एक स्टेप आगे ले जाएं, स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए, आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। वाईटी योर इंग्लिश शूटर ऐप आपकी अपनी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा गया है। एप्लीकेशन पे आपको मिलेंगे प्रीमियम कोर्सेज, नाम के प्रीमियम कोर्सेज हैं, फीस बहुत कम होती है, अफोर्डेबल होती है। राइटिंग के कोर्स में आप लिखना सीख सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ऐसे हो, प्रेसी हो, आंसर राइटिंग हो। इस कोर्स का फ़ायदा लेने के लिए इस कूपन को लगाएं ताकि 499 में अफोर्डेबल कोर्स आपको मिल सके। 50 से 60 घंटे में आप इंग्लिश राइटिंग इस कोर्स के बदौलत सीख पाएंगे। इसी तरीके से आपको यूपीएससी का कोर्स मिलेगा, पूरा माइग्रेशन करवाया जाता है आपको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में। सारे एस्पेक्ट्स यूपीएससी के कवर्ड हैं। 1350 का एक कोर्स है कूपन के साथ। इसमें सी साइड, आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, वोकैब, ग्रामर, हर पोर्शन कवर्ड है इन द कोर्स। इसी तरीके से ऐप पे आपको बैंकिंग और एसएससी के भी कोर्स मिलेंगे, जिसमें बैंकिंग एसएससी के सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना, हैंडल करना आपको सिखाया जाता है। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर पे आप व्हाट्सएप से टीम से जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। चलिए वोकैब शीट कहाँ से शुरू करें? फैक्टर इन से। थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। मैंने ये आपको 2-3 दिन पहले करवाई थी फ्रेजल वर्ब, जो बच्चे क्लास में रोज़ रहते हैं उनको पता होगा। अगर आपको 10 एक डिजिट दिया जाए तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? कारक बोलते हैं ना अपने हिंदी में, मैथ्स में फैक्टर्स निकालते हैं। तो 10 के फैक्टर्स होंगे 1 इंटू 2 इंटू 5, 3 फैक्टर्स होंगे। अच्छा, 15 के क्या फैक्टर्स होंगे? 15 के होंगे जी 1 इंटू 3 इंटू 5, ऐसा ही होगा ना। मान लीजिए 10 के 3 फैक्टर्स हैं, 1, 2 और 5, इसमें से मैं 5 को निकाल लूँ, और यहाँ 15 के 3 फैक्टर्स हैं, इसमें से 3 को निकाल लूँ। क्या बाकी बचे हुए फैक्टर्स कैलकुलेशन को पूरा करेंगे? यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, कैलकुलेशन पूरी नहीं होगी। तो फैक्टर इन करना यानी सभी फैक्टर्स को अंदर लेना और पूरी कैलकुलेशन बिठाना अंग्रेजी में कहलाता है फैक्टर इन करना।
समझ के मैथमेटिक्स से इस फ्रेजल वर्ब को निकाला गया है। अगर 10 के 15 के पूरे फैक्टर्स जब काउंट करोगे, उनको मल्टीप्लाई करोगे, तभी 10 या 15 तक पहुंच पाओगे। तो किसी चीज़ के हर फैक्टर को, हर एंगल को अपनी कंसीडरेशन या कैलकुलेशन में लेना कहलाता है फैक्टरिंग करना। चलो हमेशा याद रहनी चाहिए इस तरीके से इडियम, ये फ्रेजल वर्ब। पीपल मेक द मिस्टेक ऑफ नॉट फैक्टरिंग इन द वैल्यू ऑफ देयर टाइम। लोग इस मिस्टेक को अक्सर मेक करते हैं, इस गलती को बार बार करते हैं, जो है कंसीडर ना करने की अपने टाइम की वैल्यू को, अपने समय की कीमत को। और किस वक्त? वाइल इंगेजिंग इन लीजर एक्टिविटीज़, जब वो इंगेज कर रहे होते हैं, जब वो लगे होते हैं आराम पसंद एक्टिविटीज़ में, लीजर एक्टिविटीज़ में। ये लेजर नहीं है, लीजर। लीजर का मतलब क्या होता है? ऐसे कहीं लेट गए, फ़ोन चला लिया, किसी से बात कर ली, कुछ ऐसा टाइम, कुछ ऐसा काम जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, आप समझ गए ना, अपने आप को आराम दे रहे हैं। तो उस वक्त आप अपनी समय की वैल्यू को फैक्टर इन नहीं करते हैं। टेक इनटू अकाउंट करना इसका सिनोनिम है। यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। अगला वर्ड है डिल्यूज। डिल्यूज का मतलब होता है सैलाब, बाढ़। अगर या तो बाढ़ आ जाए, पानी वाली बाढ़, तो वो भी डिल्यूज है। और अगर कोई चीज़ बड़ी मात्रा में आपको दिखे, सैलाब सा आ जाए, तो वो भी डिल्यूज है। दोनों तरीके से यूज़ करके दिखाता हूँ ये वर्ड, बड़ा इजी वर्ड है। अबाउट 1 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर होम्स इन द डिल्यूज। लगभग 10 लाख लोगों ने, मिलियन पीपल ने अपने घरों को खो दिया इस बाढ़ में। तो यहाँ पे डिल्यूज बाढ़ की बात कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स की। दूसरा वाला देखो, कैरेजी द टीवी चैनल रिसीव्ड अ डिल्यूज ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट द प्रोग्राम। टीवी चैनल ने रिसीव किया एक बाढ़ को, एक सैलाब को, जो था कंप्लेंट्स का, शिकायतों का, प्रोग्राम के बारे में। क्या मतलब निकला यहाँ पे? कंप्लेंट्स बहुत सारी आई, सैलाब की तरह टीवी चैनल्स के पास फ़ोन्स आए, लेटर्स आए कि ये प्रोग्राम आपका अच्छा नहीं है। तो एक डिल्यूज ऑफ कंप्लेंट्स था। तो ये सैलाब वर्ड दोनों तरीके से यूज़ कर लेना है। सैलाब को इनंडेशन, डाउनपोर, एवलांश, बराज, इन सभी वर्ड से बताया जाता है। कभी कभी किसी किसी आर्टिकल में आप देखेंगे ये वर्ड्स भी आते हैं। चलिए अगला वर्ड अपने पास कॉनन्ड्रम। कॉनन्ड्रम का मतलब होता है एक ऐसी पहेली, एक ऐसी मिस्ट्री जिसका कुछ सोल्यूशन निकालना मुश्किल हो। जैसे वो कहते हैं ना, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, कोई जवाब है इसका? तो ऐसी पजल्स को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉनन्ड्रम, या इनको बोल सकते हैं एनिग्मा, मिस्ट्री, रिडल, पैराडॉक्स। आरुषि मर्डर केस इज स्टिल अ कॉनन्ड्रम फॉर इंटेलिजेंस एजेंसीज। आरुषि मर्डर केस आज भी एक पहेली है, एक मिस्ट्री की तरह है इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए। चलिए सेकंड लास्ट वर्ड है अपना पर्सपेक्टिव। स्पेलिंग देख लेना इसका। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नज़रिया, किसी चीज़ को देखने का व्यू पॉइंट। इसको पैनोरमा, परसेप्शन, माइंडसेट, आउटलुक, इन वर्ड से भी बता सकते हैं। दे ट्राइड टू लुक एट द प्रॉब्लम फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। उन्होंने कोशिश किया प्रॉब्लम की तरफ देखने का एक नए नज़रिए से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। ठीक है, सिंपल वर्ड है ना ये तो। चलिए लास्ट वर्ड है अपने पास अंडरपिन। अब ये आया जा रहा है बार बार, वीक में 3 बार आ रहा है वर्ड। कभी अंडरपिन आ जाता है, कभी अंडरगर्ड आ जाता है, कभी बोल्स्टर आ जाता है, कभी कॉर्बोरेट आ जाता है। सब का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना, उसको गिरने से बचाना। द लॉयर प्रेजेंटेड अ विटनेस टू अंडरपिन हिज आर्गूमेंट्स। लॉयर ने एक गवाह को पेश किया, वकील साहब ने, अपनी आर्गूमेंट्स को, दलीलों को सपोर्ट करने के लिए, अंडरपिन करने के लिए। तो चलिए आज बोल्स्टर वर्ड, इसका सिनोनिम आर्टिकल में आप देखेंगे। अब आते हैं आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे किस बारे में लिखा हुआ है। देखो समरी यही कि अभी वायनाड में, आपने केरला में सुना होगा, देखा तो क्या होगा, सुना होगा, लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड मतलब क्या होता है? ज़मीन अंदर धंस जाती है। अब ज़मीन के ऊपर जो घर बने हुए हैं, गांव बसे हुए हैं, सब के सब ढह जाएंगे। और ऐसे ही आप लैंडस्लाइड्स देखते होंगे या सुनते होंगे, जोशीमठ में अभी रिसेंटली हुआ था, और उत्तराखंड में तो होते रहते हैं। ये लैंडस्लाइड्स का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। और पता क्या है वो? इनके आसपास एक हाइड्रो पावर प्लांट आपको मिलेगा। तो मतलब हाइड्रो पावर प्लांट बिजली बनाने के लिए ज़रूरी तो हैं, लेकिन लैंडस्लाइड्स को भी ये निमंत्रण देते हैं, इनवाइट करते हैं। इसलिए इनको जब भी लगाया जाए तो ऐसा सोच समझ के लगाया जाए कि उस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, लैंडस्लाइड होगा तो कितनी जानें जाएंगी, कितना माली नुकसान होगा। ये सारी कोस्ट आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कोस्ट में ऐड होनी चाहिए। सिर्फ ये मत सोचो कि एक प्लांट बनाना है, एक बिल्डिंग बनानी है, तारें लगानी हैं, फिर बिजली बनेगी, फिर जाएगी आएगी। नहीं नहीं, उस प्लांट की वजह से आसपास के लोगों को खतरा रहेगा जीवन भर। ये भी आपके प्लांट की कोस्ट का पार्ट है। तो अगर ऐसे कोस्टिंग निकालोगे तो फिर वही हाइड्रो पावर प्लांट लगाओगे जिसमें मुनाफा हो रहा होगा सब चीज़ों को देखने के बाद।
तो आज के आर्टिकल की यही समरी है। टोन आज की कंसर्न और कॉशनरी। कंसर्न यानी चिंता को दिखा रहा है कंसर्न टोन से, और कॉशनरी में अपना कॉशन। कॉशन का मतलब होता है चेताना, किसी को आप वार्निंग देते हैं, कॉशन देते हैं, सावधान रहने के लिए बोलते हैं, तो कॉशनरी टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। चलिए शुरू करें आर्टिकल को। वाइल वायनाड इन केरला limps back to normal life after the devastating landslide last month. A landslide on Tuesday, August 2024 in Sikkim caused damage to 6 houses and a building of the National Hydroelectric Power Corporation और NHPC। लंबा सेंटेंस है। कह रहा है जी वाइल यानी जहाँ, वायनाड जो है केरला में, वो लिम्प बैक करता है। लिम्प का मतलब पता है क्या होता है? कोई ऐसा आदमी जिसके हाथ पांव तोड़ दिए जाएं और फिर वो सरक सरक के चले तो वो लिम्प कर रहा होता है। समझ पा रहे हो? एकदम घिसट घिसट के, एकदम टूटे हुए पैर से, टूटे हुए हाथ से। तो कह रहा है वैसे ही वायनाड जो है केरला में, जो बहुत मार खाया हुआ है, चोट खाया हुआ है, वो घिसट घिसट के बैक जा रहा है नॉर्मल लाइफ की तरफ, धीमे धीमे करके नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है। कह रहा है और कब ये सारा काम हुआ है? डिवॉस्टेटिंग लैंडस्लाइड के बाद में, डिवॉस्टेट या डिस्ट्रॉय करने वाले भूस्खलन के बाद में, जो हुआ था लास्ट मंथ। कह रहे जहाँ वायनाड में तो फिर से जो है पटरी पे आ रही है, रफ्तार पे आ रही है गाड़ी। कह रहे वहीं क्या हुआ? वहीं हुआ ये देखो, कोमा लगा के वाइल से इसने एक घटना को इंट्रोड्यूस किया और फिर कोमा लगा के दूसरी घटना बता रहा है। कह रहे जहाँ ऐसा हुआ ना, वहीं एक और लैंडस्लाइड हुई इसी जो है मंगलवार को, ट्यूसडे को, अगस्त 20 को, और ये हुई सिक्किम में। इसने कॉज कर दिया डैमेज 6 घरों को और एक बिल्डिंग को, जो है NHPC की, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की। और ये कहाँ हुआ सारा काम? एट इट्स तीस्ता 5 हाइड्रो पावर स्टेशन इन गैंगटॉक, सिक्किम में गैंगटॉक में तीस्ता 5 हाइड्रो पावर स्टेशन के आसपास। समझ गए? तो ये बार बार हो रहा है और हाइड्रो पावर स्टेशन के आसपास ही हो रहा है। इससे अंदेशा मिल जाता है कि इन पावर स्टेशन की वजह से ये घटनाएं आम हैं। वायनाड की वर्ब है लिम्स बैक, लिम बैक करना, क्रॉल बैक करना, स्टैगर बैक करना, स्ट्रगल बैक करना, धीमे धीमे चोट खाए होने के बाद में रफ्तार में आना। जैसे वो बताया ना, टूटा फूटा आदमी कैसे धीमे धीमे चलता है, वैसे लिम्प बैक करता है वो। चलिए, लैंडस्लाइड की वर्ब है कोस्ट, डिवॉस्टेटिंग यानी जो डिवॉस्टेट कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, तबाही भरे को बोलते हैं डिवॉस्टेटिंग या डिस्ट्रक्टिव। कह रहे जी देयर इज़ नो कंपैरिजन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द इवेंट इन बोथ प्लेसेस। कह रहे जी कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है इम्पैक्ट की या असर की, इवेंट का लैंडस्लाइड के दोनों जगहों पे। वायनाड की लैंडस्लाइड अलग थी, सिक्किम में गैंगटॉक की लैंडस्लाइड अलग है, दोनों का कोई तुलना नहीं है। कह रहा है जी क्यों? कह रहा है ऐसा इसलिए एज देयर वॉज नो लॉस ऑफ लाइव्स और इंजरीज रिपोर्टेड इन सिक्किम, क्योंकि कोई भी लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ, कोई भी जान नहीं गई और कोई चोटिल भी नहीं हुआ, ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ है सिक्किम में। वायनाड में तो खूब हुआ है, तो सिक्किम में कोई जान माल का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए दोनों की लैंडस्लाइड को कंपेयर नहीं किया जा सकता। कंपैरिजन की वर्ब है इज, देयर इज़ नो कंपैरिजन। देयर से क्लोज शुरू होता है तो वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है। देख रहे हो, वर्ब है इज, सब्जेक्ट बाद में रखा हुआ है कंपैरिजन। अगर ये कंपैरिजन्स लिखा होता तो वर्ब भी आर हो जाती। तो देयर को मत देखा करो कि वर्ब कौन आए, कैसे आएगी। वर्ब देयर के हिसाब से आई ही नहीं है, देयर जब भी लग गया वर्ब ने अपना सब्जेक्ट अपने बाद में रख लिया। चलिए अगेन यहाँ भी देखो, लॉस की वर्ब है वॉज, देयर से क्लोज शुरू हुआ। कह रहे जी हाउएवर द कॉज फॉर कंसर्न इज दैट दिस इज द सेकेंड नेचुरल डिजास्टर लेड असोल्ट ऑन अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अलॉन्ग द तीस्ता। कह रहे हैं हालांकि जो कॉज फॉर कंसर्न है, चिंता का कारण ये है कि ये दूसरा, दिस इज द सेकेंड नेचुरल डिजास्टर से लेड करता हुआ, उसकी अगुवाई में आता हुआ हमला है एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे, जो है तीस्ता के, अलोंग तीस्ता के बाजू में। अलोंग तीस्ता मतलब तीस्ता नदी जहाँ जहाँ से निकल रही है उसके बाजू में जो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। तो दूसरी बार ऐसा हुआ है कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तीस्ता के किनारे वाले को नुकसान हुआ है। कॉज फॉर कंसर्न की वर्ब है इज, दिस की वर्ब है इज, दिस इज द सेकेंड नेचुरल डिजास्टर लेड। लेड का मतलब क्या है? ये लीड वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म है लेड। लीड का मतलब है अगुवाई करना, और ये जो असोल्ट है वो अगुवाई में है नेचुरल डिजास्टर की। नेचुरल डिजास्टर जो है इस असोल्ट या हमले को लीड कर रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी अ डिल्यूज फ्रॉम द साउथ
लोहांक ग्लेशियर इन नॉर्थ सिक्किम लास्ट अक्टूबर washed away the Chongthang Dam that was critical to तीस्ता 3 पावर स्टेशन। कह रहे एक डिल्यूज जो आया, सैलाब जो आया साउथ लोहांग ग्लेशियर में, ग्लेशियर आप समझते हैं है ना, बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़, और ये ग्लेशियर था नॉर्थ सिक्किम में। कह रहा है ये सैलाब जो लास्ट अक्टूबर आया ना, ये कर गया वॉश अवे। वॉश अवे का मतलब होता है पानी में बहा के ले जाना। जब तेज़ी से पानी का सैलाब आता है तो चीज़ें साथ में निकल जाती हैं ना उसके, तो इसी तरीके से सैलाब में वॉश अवे कर दिया इस पूरे डैम को ही, जो कि बड़ा क्रिटिकल था, ज़रूरी था तीस्ता 3 पावर स्टेशन के लिए। कह रहा है जी विच इज़ नॉट ऑपरेटेड बाय NHPC, जो कि ऑपरेटेड ही नहीं है NHPC के द्वारा, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के द्वारा। समझ गए? चलो ये तीस्ता 3 पावर स्टेशन जो ख़राब हुआ है ना, उसी की बात करके आपको बता रहा है। इसका डैम ऑलरेडी टूट चुका है लास्ट अक्टूबर में। डिल्यूज की वर्ब है वॉश अवे करना, बहा के ले जाना साथ में। चुंगथांग डैम के लिए दैट आया है, दैट की वर्ब है वॉश। कह रहे जी द तीस्ता 3 1200 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट वॉज द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन द स्टेट्स। कह रहे ये जो पावर प्रोजेक्ट था तीस्ता 3 जो अभी टूटा है, कह रहा है 1200 मेगावाट वाला ये पावर प्रोजेक्ट सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर था, पानी से बिजली पावर बनाने वाला प्रोजेक्ट था इस स्टेट में, सिक्किम में। और कब? अनटिल इट वाज इफेक्टिवली ग्राउंडेड आफ्टर द आउटबर्स्ट। और ये तब तक था जब तक ये असरदार तरीके से ग्राउंडेड नहीं हो गया, ज़मीन में दफन नहीं हो गया इस आउटबर्स्ट के बाद में, इस सैलाब या डिल्यूज के बाद में। आउटबर्स्ट होता है अचानक से फट पड़ना किसी चीज़ का, पानी फट पड़ा ना यहाँ पे सैलाब में, तो ये सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट था। लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब तो ये पानी के बाद पानी के सैलाब के अंदर डूब गया, ये पूरा ज़मीन के अंदर चला गया। समझ रहे हो ना? तो क्या कहना चाह रहा है ये? दिस प्रोजेक्ट वॉज द लार्जेस्ट, प्रोजेक्ट की वर्ब है वॉज, इट की वर्ब है वॉज। आउटबर्स्ट मैंने आपको समझा दिया। ग्राउंडेड होना यानी ज़मीन में दफन हो जाना। अब मुझे ये बताओ, ग्राउंडेड होना ज़मीन में दफन होना या किसी चीज़ का बंद हो जाना, काम करना। जैसे कोई प्रोजेक्ट है पानी, जहाँ बिजली बन रही है पानी से, लेकिन किसी वजह से वो ख़राब हो गया, तो उस प्रोजेक्ट को आपने ग्राउंड कर दिया है। अब वो समझ रहे हो ना, जैसे प्लेन ग्राउंड हो जाता है, जब हवा में उड़ रहा है तो प्लेन काम कर रहा है, लेकिन ग्राउंड हो गया मतलब प्लेन अब उड़ नहीं पा रहा। वहीं से इस वर्ड को निकाला हमने, ग्राउंडेड को। चलिए, अब मैंने एक चीज़ यहाँ पे बोली, शायद आपने ध्यान दिया होगा, जब तक ये ग्राउंडेड नहीं हो गया इस आउटबर्स्ट के बाद, नहीं हो गया, नहीं तो यहाँ लिखा ही नहीं हुआ कहीं, मीनिंग तो यही निकल रहा है भाई, जब तक ये ग्राउंड नहीं हुआ तब तक ये सबसे बड़ा था। अब इसकी जगह कोई और होगा, तो नहीं हुआ ये मीनिंग कैसे आया? देखो, ये मीनिंग आया अनटिल से। अनटिल का मतलब है जब तक ऐसा ना हो। इसमें ना ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए अनटिल के बाद वाले क्लोज में ध्यान रखना, बाद वाले की बात कर रहा हूँ, पहले वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। अनटिल के बाद में जो सब्जेक्ट वर्ब आता है, क्लोज आता है, उसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ऑलरेडी लगा हुआ है नोट। दो नोट लगाओगे क्या एक ही सेंटेंस में? दो नेगेटिव तो फिर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो याद रखना इस चीज़ को, अनटिल, और ऐसे ही एक और कंजंक्शन है अपने पास, अनलेस। अनटिल का मतलब है जब तक ऐसा ना हो, अनलेस का मतलब है अगर ऐसा ना हो। समझ गए? तो इसमें भी ना ऑलरेडी लगा हुआ है, अनलेस के बाद में भी नॉट नहीं लगाया जाता। इन दोनों का एक बहन भी है, लेस्ट। लेस्ट के बाद में भी नॉट नहीं लगता। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। तो ये तीनों वर्ड्स अच्छे से करवाए हुए ग्रामर में, बेसिक में आपको एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ मैं। इनके बाद में नोट का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है। चलो, कह रहा है ओनली अ 10th ऑफ द पावर ओरिजिनली बीइंग सप्लाइड टू द प्रोजेक्ट इज़ नाउ अवेलेबल। कह रहा है जी सिर्फ 10वां हिस्सा जो है पावर का, बिजली का, जो शुरू में सप्लाई हो रही थी इस प्रोजेक्ट से, अब वो अवेलेबल है। मतलब 10% जो है पावर जनरेशन इस प्रोजेक्ट से हो रही है। द तीस्ता 5 प्रोजेक्ट एट 510 मेगावाट्स हैज़ ऑल्सो बीन मेड नॉन फंक्शनल सिंस द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। ये तो तीस्ता 3 था जो टूटा फूटा है। कह रहा है तीस्ता 5 भी है, उसकी 510 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ये भी नॉन फंक्शनल हो गया है, ग्राउंडेड हो गया है, बेकार हो गया है। और कब से? जब से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ, जब से ग्लेशियर से एक लेक, एक झील जो है फट पड़ के निकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लेशियर देख लेना, ग्लेशियर से बना हुआ वर्ड है, ग्लेशियर आप समझते हैं ना। अब एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा ग्रामर का, मुझे बताओ 1/10 की वर्ब इज लगी हुई है, क्या ये सही है क्या?
1/10 की वर्ब आर नहीं हो सकती? ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ये कह रहा है कि 1/10 की वर्ब इज होगी? मान लीजिए 3/10 होता तो फिर क्या लगानी थी, वर्ब आर लगानी थी। ध्यान रखेंगे 1/10, 2/10, 3/5 कोई भी रेशो हो, 5/7 कोई भी रेशो हो, 1/10 क्या होता है 1/10 है ना। मान लो 3/5 भी लिखा हो, 7/9 भी लिखा हो, कोई भी रेशो हो उसकी खुद की कभी वर्ब होती ही नहीं है। वर्ब किसकी होती है? उस रेशो के बाद में आने वाले नाउन की। ऑफ के बाद में वो नाउन लिखा होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है पावर। पावर तो अनकाउंटेबल है, पावर को आप काउंट कर नहीं सकते हो। 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर, ऐसे तो होता नहीं है, नहीं होता ना। तो पावर अनकाउंटेबल है, इसलिए वर्ब को इज लगाया है। मान लीजिए 1/10 ऑफ स्टूडेंट्स लिखा होता, स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स तो प्लूरल हो गया, तो वर्ब यहाँ पे आर हो जाती। तो याद रखेंगे रेशोज के बाद में जब ऑफ आ जाए तो ऑफ के बाद में रखे हुए नाउन की एक्चुअल में होती है वर्ब, रेशो की वर्ब का कोई कनेक्शन नहीं होता। चलिए आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी, द डिजास्टर शाइन्स अ न्यू लाइट ऑन एन ओल्ड बट नेवर क्वाइसेंट कॉनड्रम पोज्ड बाय हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। ये जो डिजास्टर हुआ है 3/3 का, ये शाइन करता है एक नई लाइट को, ये एक नई रोशनी को मारता है, चमकाता है। और किस पे? एक पुराने ओल्ड लेकिन कभी भी शांत ना हुए, क्वाइसेंट ना हुए कॉनड्रम पे, यानी एक एनिग्मा या पहेली पे, जो पोज्ड बाय होती है, जो खड़ी की जाती है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के द्वारा। तो इस डिजास्टर से इस दशकों पुराना लेकिन अभी भी शांत ना होने वाला जो कॉनड्रम है उस पर फिर से एक रोशनी पड़ी है। समझ गए? डिजास्टर की वर्ब है शाइन। शाइन अ न्यू लाइट मतलब किसी चीज़ पे रोशनी डालना, हाईलाइट करना, सबकी नज़रों में लाना। कॉनड्रम आपने देख लिया, एनिग्मा, मिस्ट्री, पजल, पहेली, है ना। कॉनड्रम। क्वाइसेंट मतलब ऐसी चीज़ जो शांत हो रही हो। तो ये जो कॉनड्रम है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का, ये नेवर क्वाइसेंट है, कभी क्वाइट हुआ ही नहीं, कभी शांत हुआ ही नहीं। अब ये क्वाइसेंट वर्ड कैसे बना? शायद 5-4 दिन पहले ये सारे सेंट से बनने वाले वर्ड्स आपको करवाए थे। एडोलिसेंट, कन्वालिसेंट, रिक्रूडिसेंट, एफर्विसेंट, इवेनिसेंट, ऑब्सोलिसेंट। और मैंने रूट वर्ड भी बताए थे आपको। ऑब्सोलिसेंट में ऑब्सोलीट आ रहा है, इवेनिसेंट में वैनिश आ रहा है, एफर्विसेंट में फरवर आ रहा है, रिक्रूडिसेंट में क्रूड आ रहा है, कन्वेलिसेंट में वेलर आ रहा है, एडोलिसेंट में एडल्ट आ रहा है। एक बार इनको खुद से ट्राई दे लो, वीडियो को पॉज करो, कितने आपको याद है। चलो, जिन बच्चों को पूरे इनके रूट वर्ड सीखने हैं, पिछली 5 क्लासेस में से किसी क्लास में करवाए गए हैं, चेक कर लेना। मीनिंग बता देता हूँ फटाफट। सेंट का मतलब है होता हुआ या बिकमिंग। क्वाइसेंट मतलब ऐसी चीज़ जो क्वाइट हो रही हो, जो शांत हो रही हो। बिकमिंग, बिकमिंग क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत। एडोलिसेंट मतलब ऐसा इंसान जो एडल्ट बन रहा हो, जो 16, 15, 17 साल का लड़का या लड़की हो, जो 18 का होने वाला हो। बिकमिंग, बिकमिंग एडल्ट। एडल्ट समझते हैं ना, वयस्क। कन्वेलिसेंट मतलब जिसमें वेलर या ताकत फिर से आ रही हो, ऐसा आदमी जो हील कर रहा हो किसी बीमारी से। बिकमिंग हेल्दी, हेल्दी अगेन, ठीक है, बीमारी से हील कर रहा हो। रिक्रूडिसेंट इसका बिल्कुल उल्टा है, फिर से आप क्रूड फॉर्म में आ रहे हैं। पहले आप सही हुए थे लेकिन फिर से ख़राब हो रहे हैं, थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखाने के बाद में फिर से खराबी हो रही है, चाहे किसी की बीमारी हो, कोई भी चीज़ हो। तो बिकमिंग अनहेल्दी अगेन, उल्टा है बिल्कुल इसका। एफर्विसेंट मतलब जिसमें फरवर आ रहा हो, फरवर का मतलब होता है जोश। तो बिकमिंग जोशीला। जोशीला का मतलब समझते हैं आप? इसको जेलस बोल सकते हैं, ठीक है। फुल ऑफ जील, विगर, विगरस बोल सकते हैं, विगरस। कुछ लोग होते हैं ना एकदम जोश भरे हुए होते हैं, एफर्विसेंट होते हैं वो। लास्ट है इवेनिसेंट, जो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हो। तो बिकमिंग या इन द प्रोसेस ऑफ वैनिशिंग, इन द प्रोसेस ऑफ वैनिशिंग, ठीक है। जैसे आपके पास सैलरी है, 1 तारीख को आई 1 लाख रुपए, फिर 10 तारीख को बचे 60, फिर 15 तारीख को बचे 40, फिर 30 तारीख तक आते आते वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आपकी सैलरी जो है इवेनिसेंट होती है जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है महीने का। लास्ट है ऑब्सोलिसेंट, ऐसी चीज़ जो ऑब्सोलीट हो रही हो, प्रचलन से, चलन से बाहर हो रही हो। बिकमिंग ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब पता है ना, आउट ऑफ फैशन, ठीक है। तो जैसी चीज़ें, जैसे भी फ़ोन वगैरह होते हैं कीपैड वाले फ़ोन ऑब्सोलिसेंट है, आउट ऑफ फैशन होते जा रहे हैं। तो ये वर्ड सारे याद रखने, आगे बढ़ते हैं।
पहले भी करवाए हैं, आज रिवीजन करवा रहा हूँ। गलती एक नहीं होनी चाहिए, मुफ्त के नंबर है जहाँ आपको ये वर्ड्स कहीं भी दिख जाए। चलिए, कह रहा है जी, फ्रॉम इनिशियल प्रपोजल्स नियरली 3 decades ago to have 47 power projects along the run of Teesta in Sikkim and West Bengal, only 5 projects exist। कह रहा है जी, शुरुआती जो प्रपोजल्स थे जो लगभग 30 साल पहले आए कि हैव किया जाएगा, रखा जाएगा या बनाया जाएगा 47 पावर प्रोजेक्ट्स को तीस्ता के रन के साथ साथ। रन मतलब तीस्ता की दौड़, तीस्ता नदी कहाँ कहाँ से रन कर रही है, निकल रही है। तो 47 पावर प्रोजेक्ट बनेंगे तीस्ता के सिक्किम और बंगाल में। कह रहा है यहाँ से ना, इन इनिशियल प्रपोजल से सिर्फ 5 प्रोजेक्ट हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, आज की डेट में बने हैं। एंड अबाउट 16 आर इन वेरियस स्टेजेस ऑफ कंसीडरेशन, और 16 जो हैं अलग अलग वेरियस स्टेजेस में हैं कंसीडरेशन की। किसी का प्रपोजल पास हो गया है, किसी का टेंडर हो गया है, किसी पे काम शुरू होने वाला है। तो 16 पे काम शुरू होगा, 5 ऑलरेडी बन चुके हैं। प्रपोजल्स की वर्ब एग्जिस्ट, 16 की वर्ब है आर। कह रहा है, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा द तीस्ता रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम सो लहामो लेक एट एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 5280 मीटर्स इन नॉर्थ सिक्किम। कह रहा है, जो एक ट्राइब्यूटरी है, ट्राइब्यूटरी क्या होती है? सहायक नदी। मेन नदी तो निकल रही है ऐसे, इसमें से बीच में से एक नदी ऐसे निकल जाएगी, फिर एक नदी ऐसे निकल जाएगी। तो ये सहायक नदियाँ जो होती हैं इनको बोलते हैं ट्राइब्यूटरीज। कह रहा है, जो कि एक ट्राइब्यूटरी है, एक सहायक नदी है बड़ी नदी की, ब्रह्मपुत्रा की। कह रहा है ये तीस्ता नदी ये ओरिजिनेट होती है सोलहामो लेक से। और किस एलिवेशन पे? एलिवेशन है, ऊंचाई है पहाड़ों में 5280 मीटर्स की, नॉर्थ सिक्किम में। तो इसका आपको ओरिजिन बताया है ना, तीस्ता नदी का। द रिवर ट्रेवल्स फॉर अबाउट 150 किलोमीटर्स इन सिक्किम एंड 123 किलोमीटर्स इन वेस्ट बंगाल। ये रिवर ट्रैवल करती है 150 किलोमीटर सिक्किम में और 123 किलोमीटर बंगाल में। और कब करती है ये? बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश फ्रॉम मैखलीगुंज इन कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट। कह रहा है इससे पहले कि ये एंटर करे बांग्लादेश में मैखलीगुंज से, बिहार, कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट से। समझ गए? तो कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से मैखलीगुंज से बांग्लादेश में घुस जाती है। उससे पहले 150 और 123 273 किलोमीटर्स भारत में ट्रैवल करती है, 2 स्टेट्स में। फिर इसके बाद क्या होता है? बांग्लादेश में जाने के बाद इट फ्लोज अनदर 140 किलोमीटर्स इन बांग्लादेश। 140 किलोमीटर और बांग्लादेश में ये आगे चलती है। एंड जॉइंस द बे ऑफ बंगाल, बाद में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये पूरी नदी का आपको रन बताया है। रिवर की वर्ब है ट्रेवल्स, इट की वर्ब है फ्लोज एंड जॉइंस। टोटल इसकी लंबाई कितनी होगी? 150 और 140 290 और 123 390 और 413 किलोमीटर लंबी नदी है ये। मतलब आरसी का क्वेश्चन बन सकता है ना। कह रहा है जी, इन थ्योरी द रिवर्स कोर्स थ्रू अंडुलेटिंग टेरेन इज व्हाट टेम्प्ट्स गवर्नमेंट्स टू एक्सट्रैक्ट एज मच बेनिफिट एज पॉसिबल फॉर पावर प्रोजेक्ट्स। कह रहा है, अगर थ्योरी में देखें तो, कागज़ों में देखें तो रिवर का जो कोर्स है, कोर्स और रन एक ही बात है। किसी चीज़ का रास्ता होता है ना, उसको बोलते हैं कोर्स या रन। जो रिवर का रास्ता है, वे है, कोर्स है, रन है अंडुलेटिंग टेरेन से। देखिए, अंडुलेटिंग मतलब ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा। कभी नदी ऊपर चढ़ जाएगी पहाड़ पे, फिर नीचे उतर आएगी। कह रहा है ये जो कोर्स है ना, यही वो है जो टेम्प्ट करता है, आकर्षित करता है सरकारों को कि वो एक्सट्रैक्ट करें जितना बेनिफिट हो सके पॉसिबल पावर प्रोजेक्ट्स के जरिए। जब भी नदी ऊपर नीचे जाएगी, जब ऊपर होगी तो नीचे उसके ऊपर पावर प्रोजेक्ट बना दो, है ना। ऊपर ही, वहीं से जब पानी गिरेगा तो पावर प्रोजेक्ट से बिजली बन जाएगी। तो इसके ऊपर खाबड़ होने की वजह से ही हमें इसमें इंटरेस्ट आता है सभी सरकारों को। अच्छा, कोर्स की वर्ब है इज, व्हाट की वर्ब है टेम्प्ट। टेम्प्ट करना, किसी को अट्रैक्ट करना। कह रहा है जी, थ्रू द डेकेड्स सेवरल कंपनीज हैव बिड फॉर प्रोजेक्ट्स ऑक्शनड आउट बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। कह रहा है पिछले कई दशकों में, डेकेड्स में बहुत सारी कंपनियों ने बिड किया है प्रोजेक्ट्स के लिए जो ऑक्शन हुए थे, जिनकी नीलामी हुई थी, ऑक्शन आउट हुए थे स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। कह रहा है जी, बट द प्रोसेस हैज़ रेयरली बिन विदाउट कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन ये प्रोसेस रेयरली ही बिना कॉम्प्लिकेशंस के हुई है, बिना किसी पेचीदगी के हुई है। तो कंपनियां तो बहुत आती हैं, तीस्ता पे हम बना देंगे प्रोजेक्ट, लेकिन लास्ट में कहीं ना कहीं मामला या पेच फंस जाता है। ठीक है, चलिए। कह रहे जी, इट हैज़ बिन
a complicated exercise in balancing the environmental risks, cost of property, ensuring for those risks, public perception and aiming for profit। कह रहा है ये काम जो है ना हमेशा से ही पेचीदा काम रहा है, कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज रही है इन सब चीज़ों को करने वाली। पहला काम है बैलेंस करना एनवायरमेंटल रिस्क को, पर्यावरण में जो जोखिम होते हैं नदियों से उसको बैलेंस करना। दूसरा है वो कोस्ट जो है प्रॉपरली इंश्योर करने की इन रिस्क के सामने, है ना। मान लो एनवायरमेंटल कोस्ट ये है कि घर गिर जाएंगे आसपास, तो घरों का इंश्योरेंस हो जाए, इंश्योरेंस के कुछ पैसे लगें, तो एक कोस्ट भी आती है ठीक से जो है प्रॉपरली इंश्योर करने की। फिर बात है पब्लिक के नज़रिए की, परसेप्शन की, कुछ लोग चाहते हैं नहीं लगे हमारे एरिया में पावर प्लांट्स। और लास्ट में एमिंग फॉर प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट कमाने का भी एम होता है, बिजली बनाएं बेचें, ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेशन को बढ़ावा देती हैं। इट की ओवर हैज़ बिन, परसेप्शन यानी नज़रिया, व्यू पॉइंट, परस्पेक्टिव, या एक वर्ड बताया था ना मैंने आपको पैनोरमा, परसेप्शन के लिए वर्ड यूज होने वाला है पैनोरमा। चलिए कह रहा है जी इन द केस ऑफ तीस्ता 3 प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स हैव इमर्ज्ड दैट द डेवलपर्स इन ऑर्डर टू सेव ऑन कॉस्ट built a concrete faced rock fill dam as opposed to concrete gravity dam। कह रहे जी तीस्ता 3 प्रोजेक्ट की बात करें जो अभी गिरा है, तो ऐसे रिपोर्ट्स भी आई हैं, इमर्ज हुई हैं कि इसका जो बनाने वाला डेवलपर था, जिस कंपनी ने ठेका लिया था इसको बनाने का, अपने कॉस्ट को बचाने के चक्कर में, खर्चा कम करने के चक्कर में उसने बना दिया कॉन्क्रीट फेस्ड रॉक फिल डैम। और किसकी जगह पे? एज अपोज टू कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम के। ऐसी रिपोर्ट भी आई है कि इन्होंने सही तरीके से जो डिज़ाइन था उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, अपनी कॉस्ट सेव की, बाद में डैम गिर गया। कह रहा है जी टेस्ट लगा के वन रीजन वाई इट वॉज कम्प्लीटली वॉश्ड अवे। ये एक रीज़न है कि क्यों ये डैम पूरे तरीके से पानी में बह गया, वॉश्ड अवे हो गया। तो ये कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम, कॉन्क्रीट फेस रॉक फिल डैम, हमें नहीं पता है क्या होते हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, है ना, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, लेकिन बनाना ये था और बनाया ये, इतना हमें पता है। रिपोर्ट्स की वो है, हैव इमर्ज्ड, डेवलपर्स की वो है, बिल्ट। अच्छा ये बताओ कॉस्ट को सेव करने के लिए उन्होंने ऐसा किया, कॉस्ट को सेव करने के लिए ऐसा किया, तो इसके लिए एक अपने पास ईडियम है अंग्रेजी में। जब भी आप कॉस्ट को सेव करते हो, है ना, कंजूसी दिखाते हो किसी चीज़ में, तो कौन सी ईडियम का इस्तेमाल करते हो? देखो ईडियम में ना कॉर्नर नाम का वर्ड आता है, आपको मैंने आइडिया भी दे दिया। थोड़ा दिमाग चलाओगे इस तरीके से तो ये वर्ड्स बैठेंगे आपके दिमाग में। मैं क्लास में कहीं बताऊंगा आपको, जिन बच्चों को याद है कमेंट्स में डालना, कॉर्नर से कौन सा ऐसा ईडियम बनता है जो कॉस्ट को कम करने के लिए यूज़ होता है। कह रहे जी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन द रीजन मस्ट गिव अ क्लियर एस्टिमेट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। कह रहा है जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होती है, कोई भी प्रोजेक्ट बनने से पहले उसका इन्वायरमेंट पे क्या ऑब्जेक्ट होता है, इम्पैक्ट होगा, इसकी एक असेसमेंट बनती है, एक पूरी कैलकुलेशन बनती है। तो कह रहा है ये कैलकुलेशंस जो है ना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए जब हों इस रीजन में, तो उनको देना चाहिए क्लियर एस्टिमेट, क्लियर अंदाज़ा सारी की सारी ये जो कॉस्ट है इनके इन्वॉल्व होने का। समझ गए ना, ये कॉस्ट जो ऊपर सारी बताई है इन्होंने। कह रहा है दिस विल नॉट ओनली बोल्स्टर पब्लिक फेथ इन प्रोजेक्ट्स बट ऑल्सो बी एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। ये चीज़ ना केवल बोल्स्टर या सपोर्ट करेगी आम आदमी के भरोसे को इन प्रोजेक्ट्स के अंदर, बल्कि ये होगी भी एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, पर्यावरण के तौर पे टिकाऊ। सस्टेनेबल मतलब ड्यूरेबल हो, जो लंबी चले, टिकाऊ हो। तो अगर आप पूरी कैलकुलेशंस पब्लिक के सामने दोगे, लोगों को भरोसा आएगा और, है ना, उस कैलकुलेशन के हिसाब से प्रोजेक्ट बनेगा, तो एनवायरनमेंट को भी उतना नुकसान नहीं होगा। चलिए रैपअप करेंगे क्लास को। नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक ही तरह के वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। तो नॉट ओनली के बाद में बोल्स्टर लिखा हुआ है, बट ऑल्सो के बाद में बी लिखा हुआ है। ये भी वर्ब है बेस फॉर्म, ये भी वर्ब है बेस फॉर्म। और दोनों बेस फॉर्म क्यों आई हैं? क्योंकि विल नाम की मॉडल वर्ब लगी हुई है, दोनों के साथ में कॉमन है। मॉडल हमेशा अपने बाद बेस फॉर्म लेगी, है ना, तो ये दोनों बेस फॉर्म्स ऐसे लगी हुई हैं। चलिए रैपअप करेंगे क्लास को। जो मैंने ईडियम आपसे पूछी थी वो होती है टू कट कॉर्नर्स। ठीक है, अपनी कॉस्ट को बचाना, बहुत ज़्यादा कंजूसी करना, और, है ना, उस तरीके से। चलिए क्विज पे आते हैं। कह रहा है जी इनमें से कौन सी चीज़ सबसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करती है आर्टिकल के प्राइमरी कंसर्न को? आर्टिकल में कौन सी चिंता सबसे ज़्यादा जाहिर की गई है इन चारों में से? ट्राई दे दो एक बार चारों को, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई दो एक बार।
ना तो इस आर्टिकल में बेनिफिट की बात हुई है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की, ना इनकी फाइनेंशियल वाइबिलिटी की बात हुई है कि ये फाइनेंशियल तौर पे कितने सही हैं, ना टेक्निकल चैलेंजेस की बात हो रही है। बात हो रही है एनवायरमेंटल रिस्क जो एसोसिएटेड है इन प्रोजेक्ट्स के साथ, और यही कॉज ऑफ कंसर्न है। ठीक है, ईजी है ना क्वेश्चन। चलो अब दूसरा वाला देखो, ये इजी नहीं लगेगा। ऑथर का इम्प्लाइड क्रिटिसिज्म क्या है तीस्ता 3 डैम को लेकर के? ऑथर ने इम्प्लाइड मतलब अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट कौन सा क्रिटिसिज्म किया है डैम की कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को लेकर के? अरे उन्होंने बताया तो सही, वो वाला ग्रेविटी, कंक्रीट ग्रेविटी डैम यूज़ ना करके कंक्रीट फेस्ड फिल डैम यूज़ किया, यानी उन्होंने चीपर कंस्ट्रक्शन मेथड यूज़ किए वल्नरेबल स्ट्रक्चर बनाते हुए। आई बात समझ में? जो ओरिजिनली डिज़ाइन था, जो एग्जीक्यूट होना था डिज़ाइन, उसको उन्होंने चेंज कर दिया ताकि कुछ पैसा बच सके, और यही इसका क्रिटिसिज्म है। फैक्टर इन फ्रेजल वर्ब आपसे पूछी है, ऑफकोर्स करवा चुके हैं। अचानक से आने वाला सैलाब किसी चीज़ का क्या कहलाता है अंग्रेजी में? कॉलन ड्रम का मीनिंग पूछा है। लिंप बैक टू समथिंग करना, याद है ना फ्रेजल वर्ब, लिंप बैक, कैसे वो टूटा फूटा आदमी चलता है, लिंप बैक करता है। और लास्ट में एफरवीसेंट, याद रखना इसमें फरवर आ रहा है, फरवर का मतलब होता है झील, उत्साह। एफरवीसेंट वर्ड का क्या मीनिंग है? पांचों वर्ड्स खुद से करोगे, वो क्या बड़ी इजी है आज की। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया गया है, वीडियो के नीचे जाके फर्स्ट कमेंट से चेक करें। ठीक है, लास्ट में आपको दो मिलेंगी एरर्स, पहली मिलेगी 1/5 की वजह से, और दूसरी आपको मिल सकती है इस वर्ड के पास, आसपास या इसकी वजह से। फर्स्ट कमेंट से चेक कर लेना कितने मार्क्स मिले आउट ऑफ 9 बताना। 1 मिले, 2 मिले, 8 मिले, 9 मिले, बिना शर्म के बताया करो। ठीक है, कमेंट्स में डालना। मुलाकात लेंगे आपसे कल की क्लास में। क्लास कैसी लगी आज की? जो बच्चे पूरी देखते हैं पीडी लिख दिया करो सर पूरा देखा, और जिनको सब समझ में आया, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो पीडीआई भी लिख सकते हैं। इससे आपका फीडबैक मुझे मिल जाता है किस तरह की क्लासेस मुझे लानी है। अंटिल देन, कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।